हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सत्यवंत सर इस गंगा जमुनी की पवित्र सरजमी वीरों की धरती गाजीपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस सत्र में ज्योग्राफी की दूसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सारे सिद्धांत, आकाशगंगा, इन सब का अध्ययन करेंगे। हम अपने मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी का बिल्कुल विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। कहीं से आपको कोई पॉइंट्स मिस नहीं करेंगे हम यहाँ से। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं तो उसको हम क्वेश्चन मिला करके आपको कवर कर लेंगे। लाइव क्वेश्चन किया जाएगा या तो ऐसे ही क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ज्योग्राफी की हमारी दूसरी क्लास है। ज्योग्राफी की दूसरी क्लास में हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उन सिद्धांतों के समर्थक कौन कौन से लोग हैं, आकाशगंगा कैसी है, हमारी आकाशगंगा की कितनी परतें हैं, कितनी सतहें हैं, कितनी भुजाएं हैं, किस भुजा में कौन से तारे पाए जाते हैं, तो सारी चर्चाएं करेंगे यहाँ पर। ब्रह्मांड के अध्ययन को सबसे पहले देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से बायोलॉजी के अंतर्गत जीव विज्ञान का, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। ये ब्रह्मांड है क्या सर, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दिया, कुछ लोग एक तारक दो तारक परिकल्पनाएं दिए, लेकिन किसी के सिद्धांत को माना नहीं गया। कुछ ऐसी बातें हैं कि जैसे हम देखें तो ये जो पृथ्वी है, सूर्य है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसी को इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। बस लोग अपना अपना एक विचार प्रस्तुत कर देते हैं, बस सोचते हैं कि ऐसे हुआ होगा, कल्पना करते हैं, कल्पना के बाद वो परिकल्पना करने लगते हैं और परिकल्पना करके वो अपना एक सिद्धांत बना देते हैं। दो चीजें होती हैं, एक कल्पना और दूसरा होता है परिकल्पना। जो चीजें हमारे सामने अगर उसके बारे में सोचें, जिसको हमने बनते हुए देखा है उसके बारे में सोचे तो वह कल्पना कहलाएगी, और जिसके निर्माण को हमने नहीं देखा है, जिसको बनते हुए हमने नहीं देखा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर उसके बारे में सोचे तो परिकल्पना कहलाती है। यानी कि विद्वानों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में परिकल्पनाएं अपनी अपनी प्रस्तुत की। जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे विद्वान अपने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिसमें से एक परिकल्पना आई बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। विस्फोटक नहीं, विस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, या बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। हिंदी में भी लिख देता है ना बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग सिद्धांत जो देने वाले वैज्ञानिक थे, बेल्जियम के पोप, बेल्जियम देश के रहने वाले थे, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम के रहने वाले थे। इन्होंने कहा कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। जैसे थोड़ा सा सामान्य रूप में चर्चा करें तो इन्होंने बताया कि जो ब्रह्मांड आज हमें दिखाई दे रहा है, तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आदि तत्वों के रूप में, वायुमंडल जो हमें दिखाई पड़ रहा है, वो प्रारंभ में ऐसा नहीं था। ये प्रारंभ में धूल कण थे, छोटे छोटे। अचानक उनमें गति उत्पन्न हुई। जब धूल कणों में गति उत्पन्न हुई तो वो एक गति करने लगे और एक दूसरे से आकर्षित होने लगे। यानी कि धूल के कणों में आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और एक दूसरे से आकर्षित होने लगे। धीरे धीरे इसी प्रकार से सभी धूल कण, जितने भी हमारे धूल कण फैले थे, एक जगह आकर के इकट्ठा हुए।
इकट्ठा होने के बाद उनमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता गया। बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाने के कारण वह अचानक विस्फोट हुआ उसमें, और अचानक विस्फोट होने के कारण वह छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो गया। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के बाद छोटे छोटे आकाशीय पिंड बने, जिन्हें आज हम तारा, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के रूप में देखते हैं। और इसी के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट को इन्होंने कहा दिया महाविस्फोट सिद्धांत। और यह सबसे सर्वमान्य तथ्य है। अगर प्रश्न पूछा जाए ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत के द्वारा मानी जाती है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा मानी जाती है। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो बिग बैंग थ्योरी बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतियर के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व हमारा ब्रह्मांड एक गोल पिंड के रूप में बना, जिसमें अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे तारे, आकाशीय पिंड हमारे बने। यहां से चीजें स्पष्ट हैं आपको। ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इससे भी पहले बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जैसे लाप्लास का निहारिका परिकल्पना, एक तारक परिकल्पना, दो तारक परिकल्पना। हर्मन बार्डी ने बहुत सारे सिद्धांत, कई लोगों ने सिद्धांत दिया, लेकिन उन सिद्धांतों को माना नहीं गया। सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग थ्योरी को मिलती है। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि मतलब इसी के द्वारा, इसी के तहत हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगर कोई विद्वान, कोई वैज्ञानिक अगर कोई सिद्धांत देता है तो उस सिद्धांत के नीचे लिखता है कि मेरे सिद्धांत को तब तक स्वीकार किया जाए जब तक कि उसे गलत साबित न कर दिया जाए। यानी कि आप मेरे सिद्धांत को तब तक मानेंगे जब तक कि आप इसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। अगर हमें अपना नया सिद्धांत देना है तो हमारे सिद्धांत को पहले गलत कीजिए, फिर आप अपना नया सिद्धांत दीजिए। इस आधार पर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब इस ब्रह्मांड में सर जब छोटे छोटे आकाशीय पिंड बन गए तो उनमें हमारी कुछ बनी आकाश गंगाएं। एक शब्द आता है आकाश गंगा, इसके आगे हम चलते हैं। आकाश गंगाएं क्या है सर? तो यही से सारी चीजें हमारी स्पष्ट होंगी कि आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है। आकाश गंगा जैसे आकाश गंगा जो है सर, इसको कहा जाता है तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। यह कई तारे हो गए, इनका एक समूह आकाश गंगा कहलाएगा। ये कई तारे हो गए, इनके समूह को हम आकाश गंगा कहेंगे। ये आकाश गंगा हुई, ये दूसरी आकाश गंगा हुई। इसी प्रकार से अगर ये अभी तारों का एक समूह हुआ, यह तीसरी आकाश गंगा हुई। सामान्य रूप में अगर आकाश गंगा को देखा जाए तो अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। यानी कि यह जो एक आकाश गंगा है, इसमें लगभग 100 से 200 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगा की संख्या बताई जाती है कि लगभग 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा में लगभग 100 से 200 अरब तारे हैं। 100 से 200 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 से 200 अरब तारे हैं। आप जूनियर में पढ़े होंगे कि ब्रह्मांड में इतने तारे हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में एक तारा का नाम गिनता हो तो उसे ब्रह्मांड के सभी तारों को गिनने में लगभग 150 वर्ष लग जाएंगे। अरबों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मांड की वास्तविक परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है, आकाश गंगाओं के पुंजों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि अब ये एक आकाश गंगा हुई, अभी एक आकाश गंगा हुई, अब इसको मिला दिया जाएगा तो यह एक पुंज बन जाएगा। इसको मिला दिया जाए इसी प्रकार से दूसरी आकाश गंगा हो गई, ये दो आकाश गंगा होंगी, तीसरी आकाश गंगा इधर बना देते हैं। इनको मिला दिया जाए तो यह पुंज बन जाएगा।
और इस प्रकार के कई पुंजों के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो आकाशगंगा से हम ब्रह्मांड की ओर आगे बढ़े। आकाशगंगा किसे कहते हैं सर? तो अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। इस प्रकार से अरबों तारों का समूह होगा। लगभग आकाशगंगा की संख्या 100 से 200 अरब है और एक आकाशगंगा में लगभग 100 से 200 अरब तारे पाए जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड किसे कहते हैं सर? तो ब्रह्मांड की परिभाषा दी जाती है आकाश गंगाओं के पुंजों के समूह को। एक आकाशगंगा हुई, दूसरी आकाशगंगा, तीसरी आकाशगंगा, जब इनको मिला देंगे तो ये आकाशगंगा का एक पुंज बन जाएगा। उसी प्रकार का यह दूसरा आकाशगंगा का पुंज बन जाएगा और इन पुंजों को जब एक साथ मिला दिया जाएगा तो यह पूरा समूह क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड कहलाएगा। क्लियर होगी बातें यहां से? आगे चला जाए तो ब्रह्मांड में है क्या क्या चीज, ब्रह्मांड में हमें अध्ययन क्या करना है? तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हमें आकाशगंगा का अध्ययन कर लेना चाहिए। ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और आकाशगंगा में तारों का समूह पाया जाता है। यानी कि जो हमारे सौरमंडल का मुखिया सूर्य है, यह भी एक तारा है और यह तारा जो है किसी न किसी आकाशगंगा में पाया जाता होगा। तो जो हमारी आकाशगंगा है, सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? तो सूर्य की आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी या इसी को कहा जाता है मिल्की वे। मिल्की वे, मिल्की वे को हिंदी में कह देते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या इसी को कह दिया जाता है ऐरावत पथ। सूर्य की जो आकाशगंगा है, सूर्य की आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी या इसी को मिल्की वे या इसी को दुग्ध मेखला या इसी को ऐरावत पथ कहा जाता है। एक प्रश्न बनता है कि हमारे मंदाकिनी का आकार कैसा है? मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार या अंग्रेजी में कहें तो स्पाइरल या इसी को तस्तरी नुमा भी कहा जाता है। तस्तरी नुमा। हमारी आकाशगंगा जो है, सूर्य की जो आकाशगंगा है, उसका नाम मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ है। इसके बाद हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है सर? तो हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है या स्पाइरल कह सकते हैं या इसको तस्तरी नुमा कह सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है, जो मंदाकिनी है सर, ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब मंदाकिनी आकाशगंगाएं हैं। जो हमारी मंदाकिनी है, इसके समीप कोई मंदाकिनी होगी, इससे दूर भी मंदाकिनी होगी। तो दूर की तो कहानी स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट आकाशगंगा का नाम क्या है? तो मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा का नाम है देवयानी। देवयानी। देवयानी को अंग्रेजी में कहा जाता है एंड्रोमेडा। देवयानी या एंड्रोमेडा। सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम मंदाकिनी, मिल्की वे या दुग्ध मेखला या ऐरावत पथ है। इसके बाद इसका आकार कैसा है? इसका आकार सर्पिलाकार है। भावनाओं को समझ रहे होंगे। इसके आगे और भी काफी इंटरेस्टिंग कहानियां और हम अंदर तक जाएंगे। हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार, तस्तरी नुमा, स्पाइरल है। इसके बाद हमारी मंदाकिनी के सबसे निकट जो आकाशगंगा है उसका नाम देवयानी या एंड्रोमेडा है। अब हमारी कहानी शुरू होगी हमारे सौरमंडल के ऊपर। यहां से सौरमंडल का बेस बनेगा। जो हमारी आकाशगंगा है सर, हमारी आकाशगंगा की 3 भुजाएं हैं। हमारी आकाशगंगा कहने का मतलब क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारी मंदाकिनी की 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं और इसका एक केंद्र है। ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी की कितनी भुजाएं हैं सर? तो 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं।
यानी कि ये तीनों भुजाएं गति कर रही हैं, घूर्णनशील हैं। इसमें तारों का समूह होता है और तारे जो होते हैं इसका चक्कर लगाते रहते हैं। 3 घूर्णनशील भुजाओं में इस भुजा को बाहरी भुजा कहा जाता है, बाहरी भुजा। बीच वाले भुजा को मध्यवर्ती भुजा कहा जाता है और अंदर वाली भुजा को केंद्रीय भुजा के नाम से जानते हैं, केंद्रीय भुजा। आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं सर? 3 भुजाएं हैं। पहला बाहरी भुजा, मध्यवर्ती भुजा, केंद्रीय भुजा। इस बाहरी भुजा में अगर आप चर्चा करेंगे तो इसमें धूल कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं सर? धूल कण पाए जाते हैं। इसके बाद नवजीव तारे पाए जाते हैं। नवजीव तारे, जो तारे अभी हाल ही में बने होते हैं, नए नए बने होते हैं, उन तारों को नवजीव तारा कहा जाता है। प्रतिवर्ष नए नए तारों का निर्माण करती हैं सभी आकाशगंगाएं, जिसमें से हमारी आकाशगंगा भी नए नए तारों का निर्माण करती है। और जो नए तारे होते हैं उनको नवजीव तारे कहते हैं और ये जो नवजीव तारे होते हैं ये वायु भुजा में पाए जाते हैं। इसके बाद जैसे जैसे तारे युवावस्था में पहुंचते हैं, जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है वो धीरे धीरे केंद्र की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं, केंद्र की ओर सिकुड़ते चले जाते हैं। और जो हमारी मध्यवर्ती भुजा है, हमारा सन और परिपक्व तारे, सूर्य और परिपक्व तारे इस मध्यवर्ती भुजा में पाए जाते हैं। जितने परिपक्व तारे होते हैं मध्यवर्ती भुजा में पाए जाते हैं। परिपक्व का मतलब युवावस्था में तारे हैं। हमारे सूर्य की कौन सी अवस्था है? तो युवावस्था है, आधा जीवन जी चुका है, आधा बाकी है लगभग। परिपक्व तारों के साथ ही साथ इसमें ओरियन नेबुला भी पाए जाते हैं। ओरियन नेबुला, इसमें चमकीले तारों का समूह पाया जाता है और उन चमकीले तारों के समूह को ओरियन नेबुला कहा जाता है। प्रश्न बनेगा आपका, मंदाकिनी की कितनी भुजाएं हैं? तो 3 घूर्णनशील, तीनों गति करती हुई भुजाएं हैं। बाहरी भुजा, मध्यवर्ती भुजा, केंद्रीय भुजा। बाहरी भुजा में क्या पाए जाते हैं सर? तो धूलकण, गैसें और नवजीव तारे पाए जाते हैं। यहाँ पर गैस भी लिख सकते हैं। धूलकण, गैसें और नवजीव तारे पाए जाते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के किस भुजा में पाया जाता है? तो मध्यवर्ती भुजा में पाया जाता है। और परिपक्व तारे ओरियन नेबुला एक इस भुजा में पाए जाते हैं, तो ये भी मध्यवर्ती भुजा में पाए जाते हैं। इसके बाद ये तारे जब और वृद्धावस्था में चले जाएंगे, वृद्धावस्था में जब इनका धीरे धीरे हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, आगे चर्चा करेंगे, तो हाइड्रोजन समाप्त हो जाने के बाद ये केंद्र की तरफ आकर्षित होते चले आते हैं। और जब तारों का हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो मृत अवस्था में होते हैं। मृत अवस्था के बाद ब्लैक होल का निर्माण होता है। आगे सारी चर्चाएं करेंगे हम। ब्लैक होल क्या है? इसमें ब्लैक होल मृत तारे पाए जाते हैं, मृत तारे और ब्लैक होल पाए जाते हैं। और ये जो आकाशगंगा की, हमारी आकाशगंगा का या सभी आकाशगंगाओं का जो केंद्र होता है, इस केंद्र को बल्ज कहा जाता है। जैसे भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। जब तारों का निर्माण होता है तो उनमें हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। जितनी होगी पूर्ण रूप से 100% होती है। धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में संलयित होता जाता है और हाइड्रोजन जब हीलियम में संलयित होता है तो हाइड्रोजन की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की मात्रा में कमी आती है, तारों की आयु धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि कम दिन तक ही जीवित रहते हैं तारे धीरे धीरे। और जब तारों का हाइड्रोजन बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो मर जाते हैं। और जब मर जाते हैं तो बल्ज में आकर के, केंद्रीय भुजा में आकर के समाहित हो जाते हैं और ब्लैक होल भी यहीं पर निर्मित होता है। अब जो हमारा सूर्य है, सूर्य की आगे चर्चाएं करेंगे कि सूर्य अपनी आकाशगंगा चक्कर कितने समय में लगाता है, सूर्य अपने अक्ष पर कितना झुका है, पृथ्वी से कितना बड़ा है, इसका आयतन कितना है। इसके बाद सारी चीजें अध्ययन करेंगे सूर्य के बारे में। तो हालांकि इतनी हमारी चीजें मंदाकिनी के बारे में रही। सूर्य मंदाकिनी के किस भाग में पाया जाता है? तो मध्यवर्ती भुजा में पाया जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। कल से शुरू करेंगे हम सौर मंडल के बारे में, और सौर मंडल में हम सूर्य से शुरू करके बिल्कुल आगे तक जाएंगे और पूरा विस्तृत अध्ययन करेंगे। सौर मंडल कल से हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। श्रेष्ठ कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।